एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का हमने क्वेश्चन दिया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो इसका फॉर्मूला होता है डी टी अपॉन में डी टी विथ निगेटिव साइन इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब डी टी क्या है और डी टी इसमें टाइम इंटरवल और टी ये टी है और ये टी नॉट है। देख क्या हो तुम, क्या है टी, क्या है कंटेनर, तो हमने लिया ही नहीं था यहाँ पे, हैं मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, मीन टेम्परेचर हमने लिया था। और टी नॉट क्या है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। तो देखो क्वेश्चन बोलो तो क्या था। अच्छा सुनो एक मिनट, 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट्स। ठीक है 5 मिनट्स लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे डी टी इजक्वल टू क्या लिखेंगे 60 माइनस 50 दैट इज 10, और डी टी स्मॉल डी टी टाइम इंटरवल कितना है 5 मिनट्स। अच्छा टी क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है, 60 से 50 आ रहा है, तो इसका मीन टेम्परेचर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 50 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा डी टी 10 अपॉन में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के को हम यहाँ भी माइनस कर सकते हैं 55 माइनस टी नॉट, यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। चलो इतना नोट करो, एक क्वेश्चन हमने कराया था कल, लिखाया था, ऐसे बुकलेट में है नहीं क्वेश्चन है। ठीक है नोट्स में नहीं है, तुम लिख लो एक बार, लिखो द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इस क्वेश्चन को लिख लो। ये क्वेश्चन मैं अपने एच.सी. वर्मा के बुक से मैं कराया था, बुकलेट में नहीं है। लिखो द टेम्परेचर ऑफ बॉडी falls from 60 degree Celsius to 50 degree Celsius to 50 degree Celsius in 5 minutes। और आगे बताना आगे 50 से 40 in 8 minutes। चलो क्या हो गया जल्दी लिखो, लिखो द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes and 50 degree Celsius to 40 degree Celsius in 8 minutes, फुल स्टॉप। फाइंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 55 माइनस टी नॉट हो जाएगा। बता दो यस और नो। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। सेकंड कहा जा रहा है कि 50 से 40 आ रहा है, तो इसमें डी टी टाइम इंटरवल कितना में 8 मिनट्स में। ठीक है, तो डी टी इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 50 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 10, और डी टी तो गिवन ही है 8 मिनट। फिर इसमें टी बता दो कितना होगा, 50 प्लस 40 मीन टेम्परेचर लेते हैं, है ना, 50 से 40 पे गया तो 40 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और क्या
क्यों? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ा रहा हूँ। जो तुम कह रहे हो ना वो भी है, लेकिन कहो तो मैं इससे करके बताऊँ, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उस मेथड से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसमें इंटीग्रेशन भी आता है। तो बोलो तो मैं इंटीग्रेशन से करके बताऊँ, और उसमें आधा तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर से फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, डी टी अपॉन में डी टी माइनस के टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 और ये हो जाएगा 8 इक्वल टू माइनस के, और ये कितना हो जाएगा 45 माइनस टी नॉट। इसको इक्वेशन 2 कर दो और 1 2 में डिवाइड करो या 2 1 में डिवाइड करो। ठीक है, अब इसमें ऐसा करो 1 डिवाइडेड 2 कर दो, तो 2 अपॉन में 10 और 8 ऊपर चला जाएगा, 1 डिवाइडेड 2 कर दिया, के कैंसिल आउट हो जाएगा, 55 माइनस टी नॉट अपॉन 45 माइनस टी नॉट। ठीक है, अब रिमेनिंग काम तुम लोग खुद करो। हाँ 71 पॉइंट समथिंग इसका है। अच्छा, तो इसको कर देंगे 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी नॉट फाइंड कर देंगे। सब में यही करना था, सभी क्वेश्चन में यही करना था, और 2 क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, 3 क्वेश्चन कर लो, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पर। अब रिमेनिंग का कितना रहा आफ्टर सोल्विंग टी नॉट? 71.6 डिग्री सेल्सियस। अब ये तुम लोग सोल्व कर लेना। ठीक है, आफ्टर सोल्विंग इतना आ रहा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको हटाता हूँ, और देखो इस चैप्टर में हमने शुरू में क्या बताया था कि क्या क्या कराना है, कैलोरीमेट्री कराना है जो कि हमने करा दिया, उसके बाद में हीट ट्रांसफ़र कराना है, हीट ट्रांसफ़र में कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन कराना था जो कि हमने करा दिया। अब है थर्मल एक्सपेंशन। अब टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, और इसमें है लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, और ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये मान लो कि कोई रॉड है, इसको हीट करें तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तुम बताओ। क्यों इंक्रीज क्यों करेगा? इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। हाँ सो नहीं, इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसको मैं बताऊंगा कि अभी कैसे इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई एक प्लेट है, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी, सर्कल डिस्क टाइप का,
तो उसको हीट करेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, उसका भी एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है। और अगर मान लो कि कोई क्यूब है, अगर उसको हीट करेंगे तो उसका भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। देखो इंक्रीज इतना होगा कि हम उसको फील नहीं कर पाएंगे, जैसे माइक्रोमीटर में इंक्रीज होगा। क्या नेग्लिजिबल हुआ? तो जब हम इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 31, ये कितना बड़ा होगा, बहुत छोटा। जब हम इसको कंसीडर करते हैं नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹ को हम कंसीडर करते हैं, तो 10⁻⁶ को क्यों नहीं कंसीडर करें? हाँ सुनो, मैं वही बता रहा हूँ, बड़े क्यों हो जाएंगे बड़े। देखो ऐसा है कि जो आगे मैं पढ़ाऊंगा केटीजी, ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो अगर मान लो कि जैसे ये दो एटम है या मोलिक्यूल है जो भी है जिससे बना हुआ है, ठीक है, ये अपने पोजीशन पे फिक्स नहीं होता है। ये अपने पोजीशन पे फिक्स कब हो जाएगा, -273 क्या है डिग्री पे, ठीक है, 0 केल्विन, दैट मीन्स -273 पे ये क्या हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा, यानी कि फ्रीज कर जाएगा पूरी तरह से, यानी कि इसमें वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, -273 पे। इवन रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे वाइब्रेट करते रहता है, ये सब ऐसे वाइब्रेट करते रहता है। और मैंने बताया था कि कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में बताया था कि क्या होता है, कंडक्शन में मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि इसको हम हीट करते हैं तो सम टाइम के बाद में ये भी हीटेड हो जाता है। वो कैसे, वाइब्रेशन की वजह से। मान लो कि ये वाइब्रेट करने लगेगा ऐसे ऐसे, इसका जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने सराउंडिंग के जो यहाँ पे एटम्स है या जो भी मॉलिक्यूल्स है उससे कोलाइड करेगा, बार बार कोलाइड करेगा, तो सम एनर्जी इसको देगा, तो इसका भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका भी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने सराउंडिंग से कोलाइड करेगा, फिर भी ये इसको इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मैंने बताया था। क्या एकदम बिल्कुल साइज घटेगा, तो अगर परमानेंट फेज रखोगे तो कुछ टाइम बाद आधा मिलेगा। ऐसा नहीं है, जैसे लेंथ वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे कर दोगे तो 0 डिग्री पे उसका लेंथ है वही रहेगा। ठीक है, उससे कम माइनस मिलेगा तो क्या, माइनस मिलेगा तो थोड़ा और कम होगा। चलो ठीक है, ये सभी होता है, ठीक है, और होता है तो इसको मान लेना है। ठीक है, क्या देखो खुद हंसी नहीं आ रही है, देखो जैसे मैं इलास्टिसिटी में बताया था, इस पे अगर इसको भी रख दे तो इसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। उसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसको हम कंसिडर हम फील नहीं कर सकते। उसी तरह से अगर हीट, अच्छा ये बताओ 9th-10th में कुछ था ना कि दो रेल के बीच में स्पेस क्यों छोड़ा होता है, था ये? एकदम बिल्कुल था, 9th-10th में था ना? नहीं 10th में था, 9th में था ना कि ऐसा ऐसा। अच्छा ठीक है, कभी मेट्रो पे जाना, मेट्रो में जाना तो देखना दो रेल के बीच में कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पे इसको हिंज किया होता है ऐसे, देखना है मेट्रो में होता है ऐसा। अब क्यों क्यों होता है, क्यों स्पेस छोड़ा जाता है यहाँ पे, ताकि अब जैसे मान लो कि समर में जब ये हीट हो तो ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो ये क्या होगा, इधर स्पेस छोड़ा जाता है ताकि ये एक कर्व नहीं हो। अगर हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, रेशनी खेलीडे का बुक तो रखी हो रेशनी खेलीडे की बुक, तो देखना उसमें कि ऐसे बनाया हुआ है, और अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है, ये कुछ ऐसे ऐसे एक तो कुछ कर्व हो जाएगा ऐसे, ये कुछ ऐसे कर्व हो जाएगा ऐसे, ऐसे कुछ कर्व हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 9th में नहीं, 9th में नहीं,
रेसनिक हेलिडे की एक बुक आती है 11th-12th के लिए, उसमें दिया हुआ है कि इतना डिग्री टेम्परेचर हो गया। देखना रेसनिक हेलिडे क्या, हाँ गैप छोड़ा जाता है, नहीं ये था, ये कुछ था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लो कि ऐसा होता होगा, बुक में लिखा हुआ तो गलत तो लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, मान लो कि ऐसा होता है। चलो अब इसको अब हम करते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक रड है जिसका लेंथ है एल नॉट और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है टी नॉट, ठीक है। अच्छा इसको हीट कर देते हैं, इसका टेम्परेचर मान लो कि इंक्रीज कर दिया हमने, तो टेम्परेचर सपोज करो कि हमने टी कर दिया और टी इक्वल टू है टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो इसका लेंथ हो जाता है एल और एल नॉट प्लस डेल्टा एल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, एक हम टर्म डिफाइन करते हैं अल्फा और उसको बोलते हैं एक हम टर्म डिफाइन करते हैं अल्फा, और अल्फा इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है और ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी क्या है राइज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन लेंथ लिखेंगे तो इसको राइज इन टेम्परेचर लिखेंगे, अगर डिक्रीज इन लेंथ लिखेंगे तो इसको डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये मान लो कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये है ओरिजिनल लेंथ इंटू राइज इन टेम्परेचर, चलो इसको नोट करो। और इस फॉर्मूला को तुमको याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। हो गया। अच्छा देखो, अल्फा को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एल डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट, देख लो आपसे, और अपॉन में एल नॉट, और डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं टी माइनस टी नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एल माइनस एल नॉट इजक्वल टू अल्फा, एल माइनस एल नॉट इजक्वल टू अल्फा एल नॉट, ये कितना हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, तो एल इजक्वल टू हम लिख सकते हैं एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट टी माइनस टी नॉट, यहाँ से एल कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और ये हो गया एल इजक्वल टू, कितना टाइम हो रहा है
तो एक ये फार्मूला लिखना है, ये डेरिवेशन कोई डेरिवेशन नहीं है, ये दोनों जो इनबॉक्स किया वो फार्मूला लिखना है। एल क्या है? एल क्या है? लेंथ एट टेम्परेचर टी। एल नॉट क्या है? लेंथ एट टेम्परेचर टी नॉट, टी नॉट। ठीक है, चलो यहाँ से ये मैं करा रहा हूँ, देख लो यहाँ पे एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, जिससे रॉड को अगर मान लो कि हम हीट करें तो उसका लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एक रॉड है जिसका लेंथ है एल नॉट, टेम्परेचर है टी नॉट, इसको हीट कर देते हैं तो मान लो कि इसका टेम्परेचर हो जाता है टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो इसका लेंथ हो जाता है एल नॉट प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो एक हम टर्म डिफाइन करते हैं अल्फा, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है? इंक्रीज इन लेंथ अपॉन में एल नॉट ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। इसको करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसके बाद में चलो जल्दी इतना नोट करो। चलो तुम वहां से देख लो, बस ये दोनों फार्मूला याद रखना है, समझ गया ना? अब ये सब ने कैसे किया उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे लिख लेना है एल क्या है? लेंथ एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी। एल नॉट क्या है? लेंथ एट टेम्परेचर टी नॉट, और अल्फा तो हमने लिखा ही दिया। क्यों नहीं हो रही? वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अच्छा तुम लोग अब खोल लो, पेज नंबर खोलो बुकलेट का 4। थर्मल एक्सपेंशन देखो, इसमें थर्मल एक्सपेंशन में क्या लिखाया हूँ? ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, द इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है, कोई भी जैसे सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ या गैस हुआ, हीट करने पे उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है, इसी को थर्मल एक्सपेंशन का बोलते हैं। और कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अब तुम पूछ रही थी ना कि क्यों इंक्रीज करेगा, तो अभी हमने समझाया कि जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो वो दूसरे से कोलाइड करेगा तो उसको डिस्प्लेस करेगा, वो भी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा तो अपने सराउंडिंग में उसको डिस्प्लेस करेगा। इस तरह से डिस्प्लेस होकर उसका लेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे लिखाया हूँ, कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऑल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एट एनी गिवन टेम्परेचर, दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बाय फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। अच्छा, व्हेन सॉलिड इज हीटेड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, द एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन इंक्रीजेज, दिस रिजल्ट्स इन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। समझ में आया कि हमने क्या बताया? यही चीज़ हम इसका रीजन बताए थे और इसी के चलते इसमें एक्सपेंशन होता है। उसके बाद में हमने बताया था लीनियर एक्सपेंशन, है ना, और लीनियर एक्सपेंशन का जो इनबॉक्स किया हूँ इसी सब फार्मूला को याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन, मान लो कि कोई एक प्लेट है जिसका एरिया है ए नॉट और यहाँ पे टेम्परेचर है टी नॉट। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और इसका मान लो कि एरिया हो जाता है ए, और ए कितना हो जाएगा? ए नॉट प्लस डेल्टा ए
और टेम्परेचर हो जाता है टी नॉट प्लस डेल्टा टी। ठीक है, इतना। तो इसमें एक हम टर्म डिफाइन करते हैं, जिसे उसमें अल्फा करते थे, इसमें बीटा करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। हम्म, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और सेम बीटा का ही फॉर्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन में ए नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और अभी हमने इसको कैसे किया था, तो ए इजकल टू ए नॉट, सिमिलर उसी टाइप से हो जाएगा 1 प्लस बीटा टी माइनस टी नॉट। अब ये तो नहीं पूछोगे कि आया कैसे, अभी जैसे मैं एल के लिए निकाला था उसी टाइप से इसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। और ए क्या है, टी, और ए नॉट क्या है, टी नॉट। तो ए है तुम्हारा एरिया एट टेम्परेचर टी, और ए नॉट क्या है, एरिया एट टेम्परेचर टी नॉट। और इसको लिख लेना है क्या है, इंक्रीज इन एरिया, ओरिजिनल एरिया, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद में लिखो वॉल्यूम एक्सपेंशन। हो गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन, जैसे मान लो कि एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम मान लो कि वी नॉट है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है। इसको हीट करेंगे तो इसका भी टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम हो गया वी, और वी इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट प्लस डेल्टा वी, और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया टी, जो क्या है टी नॉट प्लस डेल्टा टी। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो इसमें एक हम टर्म डिफाइन करते हैं गामा, और इसको लिखते हैं ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और गामा इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन में वी नॉट इंटू डेल्टा टी, और फर्दर वी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा टी माइनस टी नॉट।
हो गया। अब है रिलेशन बिटवीन, लिखो रिलेशन बिटवीन अल्फा कोमा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये रिलेशन होता है अल्फा इजक्वल टू बीटा बाई 2 इजक्वल टू गामा बाई 3। इस रिलेशन को याद रखना, ऐसे मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे आता है, एनसीईआरटी में है भी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 9 पे एक क्वेश्चन गिवन है। दिया हुआ सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू डेल्टा टी ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस ऑफ इट्स लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। यानी कि बीटा इजक्वल टू, हमको प्रूव करके बताना है बीटा इजक्वल टू 2 अल्फा, ये प्रूव करके बताना है। तो करके बताओ तुम लोग। करके बताओ कि कैसे प्रूव करोगे। या मैं करूं? एकदम पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कल लोगे तो पाई आर स्क्वायर रेक्टेंगुलर के लिए दिया हुआ। सुनो मैं करता हूँ। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये स्कूल के पेपरों में पूछा जा सकता है। देखो ऐसा है कि एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि इसका लेंथ है L नॉट और इसका विड्थ है B नॉट और इसका एरिया है A नॉट, यहाँ पे टेम्परेचर है T नॉट। तो एरिया कितना हो जाएगा? A नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। L नॉट इंटू B नॉट हो जाएगा, कुछ नहीं है। यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगुलर शीट लिया जिसका लेंथ है L नॉट और विड्थ है B नॉट, एरिया है A नॉट और टेम्परेचर है कितना, T नॉट, ठीक है। तो इसमें A नॉट इजकल टू L नॉट इंटू B नॉट हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका टेम्परेचर मान लो कि हम इंक्रीज कर देते हैं, इनकी यहाँ पे T कर दिए T नॉट प्लस डेल्टा T, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा A और ये कितना हो जाएगा, A नॉट प्लस डेल्टा A, ठीक है ना। और इस केस में इसका लेंथ हो जाएगा L नॉट प्लस डेल्टा L और इसका विड्थ हो जाएगा B नॉट प्लस डेल्टा B। बता दो इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। अच्छा सुनो, तो इस केस में एरिया A इक्वल टू कितना हो जाएगा, L नॉट प्लस डेल्टा L इंटू B नॉट प्लस डेल्टा B। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट्स नहीं हो जाएगा, इसको सोल्व करो। और डेल्टा L और डेल्टा B टेंस टू 0 बहुत ही छोटा होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसको हीट कर देंगे तो इसमें 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा, वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही, मैंने क्या बताया, 10 टू पावर -4 10 टू पावर -5 इस ऑर्डर में इंक्रीज होता है। तो उसको तो अगर 10 टू पावर, जैसे डेल्टा L 10 टू पावर -4 है
और डेल्टा बी भी मान लो कि 10⁻⁵ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो तो और नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, तो L0 B0 हो जाएगा प्लस L0 डेल्टा बी हो जाएगा प्लस B0 इंटू डेल्टा एल हो जाएगा प्लस हो जाएगा डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, ए इक्वल टू सर बस लेंथ और वर्थ बढ़ाने से थोड़ी ना वो बीच में एक और वो नहीं आना चाहिए कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट आना चाहिए, एक मेरी फिगर में देखना, उसमें तो यही दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, यही दिया हुआ है कि इसका देखो फिगर में जो गिवन है, देखो यहाँ पे ए गिवन है और बी गिवन है, और जैसे इंक्रीज किए तो ये डेल्टा बी गिवन है और इधर डेल्टा ए गिवन है। तो अब इसको तो हमने डायरेक्ट टोटल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ इतना तक L0 इतना डेल्टा एल, फिर यहाँ पे लिखूँ डेल्टा इतना बी और फिर इसको डेल्टा बी, तो हमने एक ऐसा ही लिख दिया। चलो इसके बाद में तुम लोग ट्राई करो, करो तो सोल्व करो तो। और बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपॉन में A0 इंटू डेल्टा टी। चलो करो अपना से ट्राई करो। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद ये सर बीटा ही आया ना, रिलेशन कैसे निकालेंगे, क्या रेशियो, रिलेशन, रिलेशन अल्फा बीटा में निकालना है रिलेशन। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो पहले अच्छा थोड़ा सा माइंड लगाओ, अल्फा का भी फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, थोड़ा सा माइंड लगाओ। तो ऐसे आता है 2 अल्फा इक्वल्स नहीं तो बीटा लिखाया था तो सुनो, अभी मैंने क्या लिखाया था, अल्फा बीटा में रिलेशन जो लिखाया था, अल्फा भी तो हमने लिखाया था, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में L0 इंटू डेल्टा टी। तो थोड़ा सा माइंड अप्लाई करो। ऐसे कुछ हो रहा है ना, मेरा थोड़ा सा आ रहा है। चलो या मैं करके बताऊं। हाँ तो डेल्टा ए निकालो, फिर A0 उसमें A0 L0 बीट नोट करके वैसे भी निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड लगा दो। इसमें इस केस में जैसे इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि डेल्टा एल क्या होगा, 10⁻⁴ -5 के ऑर्डर का होगा, और डेल्टा भी 10⁻⁴ -5 के ऑर्डर का होगा। तो दोनों को हम करेंगे
तो क्या हो जाएगा 10⁻⁹ के हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसमें डेल्टा अल्फा में डेल्टा एल लेंगे कौन सी साइड? अच्छा चलो मैं ही करता हूँ, तुम करोगे या मैं करूँ? हो गया बस थोड़ा सा हाँ तो चलो 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट जल्दी करके बताओ। कर लो, बाकी का आगे दिखाओ। थोड़ा सा चलो कुछ नहीं है, देखो हमने जैसे मान लो कि इसका लेंथ जैसे इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एल कितना लिखेंगे, एल नॉट प्लस डेल्टा एल ये लिखेंगे। और इसको मान लो कि हमने बी ले लिया, इसको हमने ले लिया बी, तो बी इक्वल टू हम कितना लिखे थे, बी नॉट प्लस डेल्टा बी, जो से बुक में बनाया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, क्या वैसे बना दूं क्या, या समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, देखो इस जैसे ए लेंथ तुम्हारा कितना हो गया, ए लेंथ हो गया तुम्हारा एल नॉट, और ए लेंथ कितना हो गया, डेल्टा एल, और विड्थ बी है, तो मान लो कि ए हो गया तुम्हारा बी नॉट, बी नॉट, और ये हो गया तुम्हारा डेल्टा बी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। तो एरिया यहाँ पे ए नॉट इजकल टू हमने लिखे थे एल नॉट बी नॉट, ठीक है। अच्छा वैसे भी दो तरह से इसको किया जा सकता है, अभी जो मैं किया वैसे भी, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, और एक ऐसे भी हम कर सकते हैं, एल इजकल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और बी इजकल टू हम लिख सकते हैं बी नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, देखो जैसे इसका लेंथ कैसे इंक्रीज करेगा, तो इस लेंथ कैसे इंक्रीज करेगा, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी हमने किया था, और विड्थ कैसे इंक्रीज करेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और एरिया कैसे इंक्रीज करेगा, तो ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। पिछला वाला मेथड नहीं उससे भी करके बता दूंगा, और ऐसे भी देख लो, ऐसे भी करके मैं बता रहा हूँ, पहले वैसे भी करके बताऊंगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा अब ए इजकल टू हम लिख सकते हैं एल इंटू बी लिख सकते हैं, एल इंटू बी लिख सकते हैं। अच्छा ए के जगह पे ए लिख दिया, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इजकल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल इंटू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एल नॉट बी नॉट एक ही साथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ए नॉट से एल नॉट बी नॉट को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए इतना है, समझ में आ रहा है ना, तो इसको इसको हमने कट कर दिया, और क्यों कट कर दिया, तो ए नॉट इजकल टू है एल नॉट इंटू बी नॉट, ठीक है। इसको 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इसको बताओ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर को क्या करेंगे हम, अच्छा एनसीईआरटी का बुक लेकर आए हो, नहीं आए हो लेकर बुक, पेज नंबर खोलो, अल्फा भी जो होता है 10⁻⁵ -6 के ऑर्डर का होता है, एनसीईआरटी लाए हो तो खोलो, हाँ हर मटेरियल के लिए, पेज नंबर खोलो, पेज नंबर खोलो 27, देखो 27 हमारे पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी लाई हो है, खोलो, नहीं नहीं 2, हाँ सेकंड पार्ट 277 मेरा तो पहला पार्ट है पाल, हाँ देखो देखो लीनियर एक्सटेंशन खोलो, दिखाओ मैं खोलता हूँ, मैं न्यू बुक है, ये पेज खोलो, न्यू बुक में 205,
और अल्फा की वैल्यू देखो टेबल में गिवन है वो। जैसे एल्युमिनियम के लिए गिवन है 2.5 इंटू 10 देखो -5। फिर ब्रास का कितना गिवन है 1.8 इंटू 10 अल्फा की जो वैल्यू होता है या बीटा की जो वैल्यू होता है 10 के ऑर्डर का होता है। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ कितना -10। तो 1 के कंपेयर में -10 क्या है 10 क्या है वो तो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे देख लो तुम देख लो यहाँ पे देखो ये अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। आना चाहिए ना एनसीईआरटी बुक लेकर। तुम देखो देखो ये क्या लिखा हुआ है देख रहे हो ना देख लो यहाँ पे हो गया। तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो अब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा देखो 1 से 1 को हमने कैंसिल कर दिया इसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो बीटा डेल्टा टी इजकल टू कितना हो जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी। इसको इसको कैंसिल कर दिए तो बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो गया। एक्सटेंड करोगे तो क्या किया मैं नीचे से जो कर दिया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है 10⁻8 -5 के ऑर्डर का है। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 और ये 1 है 1 प्लस 10⁻10 कितना हो जाएगा 1 ही होगा। नेग्लिजिबल कर दिया इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो 1 से 1 को हमने कैंसिल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा डेल्टा टी इजकल टू 2 अल्फा डेल्टा टी से डेल्टा टी को हमने कैंसिल कर दिया तो बीटा इजकल टू कितना हो गया 2 अल्फा। ऊपर से लिखने दो एक बार फिगर हमने पहले बनाया था वही ठीक था देख लो अगर ये ठीक है तो तुम लोग बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स हो तो। अच्छा तुम्हारे मेथड से भी मैं बना के बताता हूँ मैं जैसे हाँ वैसे भी उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब उसमें डेल्टा एल और जो डेल्टा बी आ रहा है उसको अल्फा के टर्म में लिखना पड़ेगा। और वो कहाँ से तो अल्फा इजकल टू लिखाया था ना डेल्टा एल अपॉन में एल नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ से अब डेल्टा अल्फा डेल्टा बी आ रहा था तो वहाँ से निकाल के अल्फा के टर्म में इसमें पुट करना पड़ेगा। ये समझ गए तो इससे ठीक है नहीं तो उसे मैं बनाता हूँ। और अल्फा और गामा में तुम लोगों को घर से निकाल के रखना है। नीचे करना गामा इजकल टू 3 अल्फा आएगा वो कैसे लेंगे कैसे निकालेंगे उसको सेम इसी टाइप से करेंगे तो कैसे कैसे अब अल्फा और गामा में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ कोई बताओ अल्फा और गामा में निकालना हो क्या लेंथ से निकल जाएगा क्या लेंथ से निकलेगा अल्फा को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ये से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ से निकलेगा ऐसे पुट कर देंगे तो अल्फा कैसे पुट कर देंगे। चलो मैं अभी हिंट्स दे देता हूँ कि लोग तुम लोग घर से करके रखना है ठीक है। एक दूसरा वाला बता दो दूसरा मेथड अच्छा
यहाँ से दूसरा मेथड में है, जैसे अल्फा इजकल टू ये लिख सकते हैं, और अल्फा इजकल टू डेल्टा बी अपॉन में बी नॉट इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब यहाँ से डेल्टा एल और डेल्टा बी की वैल्यू उसमें पुट करो, यहाँ से निकाल के, तब वहाँ पे आएगा। करूँ या करोगे घर से ट्राई? अच्छा चलो ठीक है, कोई एक मेथड जानो, अगर ये समझ में आ गया तो इससे कर लो। और वहाँ भी डेल्टा एल डेल्टा बी को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे आ रहा था, इसकी वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब लिखो रिलेशन बिटवीन, ये तुम लोग को घर से करके रख लेना है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो कुछ हिंट्स दो तुम लोग। कुछ हिंट्स दो कि क्या कैसे करें। डिवाइड कर देंगे। किससे किसको डिवाइड कर, वॉल्यूम बाय लेंथ, तो क्या हो जाएगा उससे? एरिया आ जाएगा। एरिया आ जाएगा, तो उसमें तो हमको एरिया लेना नहीं है, हमको तो लेंथ और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना है। कुछ नहीं है, देखो एक हमने क्यूब लिया जिसका लेंथ है एल नॉट, इसका लेंथ कितना है, एल नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि टी नॉट है। अब मान लो कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस क्यूब का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज, साइड लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या उतना ही रहेगा, इंक्रीज होगा। तो ये मान लो कि एल हो जाता है, और एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, और इसका वॉल्यूम वी नॉट वी हो जाता है, और हो जाएगा वी नॉट प्लस डेल्टा वी, और टेम्परेचर टी हो जाता है जो कि होगा टी नॉट प्लस डेल्टा टी। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स तो नहीं होना चाहिए। अच्छा इसमें हम v का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, बता दो यस और नो। और लेंथ का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो मैं बार बार लिखाया हूँ। अच्छा तो इसको जैसे ए भी नॉट इक्वल टू एल नॉट क्यूब है, तो ए भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका लेंथ हो जाता है तुम्हारा एल, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, बताओ यस और नो। अच्छा और भी यहाँ पे है, तब इसमें लिख दो भी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और एल यहाँ पे है, तो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब कर दो, ठीक है। कुछ नहीं किया, क्यूब कर दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा, एल नॉट क्यूब, और ए प्लस बी का क्यूब बताओ, होल क्यूब, ए स्क्वायर, वो नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे करके बताओ। a square plus b square plus 2 sir plus देखो a plus bc plus cd, ए प्लस बी का होल क्यूब मैं भी जानता हूँ फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। चलो नोट करना है तो नोट करो, और नहीं तो घर से कर लेना। ऐसे वही क्वेश्चन आएगा, अल्फा एंड बीटा एनसीईआरटी में भी गिवन है, फिर भी देख लो एसएल में ये भी गिवन है। क्या नहीं, अभी जो मैं कराया वो इम्पोर्टेंट है,
अभी जो मैं कराया अल्फ़ा बीटा में वो एनसीईआरटी में है, लेकिन ये एसएल में भी है। एनसीईआरटी एसएल में दोनों हैं, और स्कूल के टीचर तो एसएल से ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको ए प्लस बी का होल क्यूब का वही फार्मूला लिख दूँ मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी प्लस 3 इंटू 1 इंटू कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, इसी फार्मूला जो हमने लिखाया था इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। तो अल्फ़ा क्या होता है 10⁻⁵ के ऑर्डर का होता है, उसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा -15, तो 1 प्लस 1 10⁻⁻15 1 ही हो जाएगा। 1 के कंपेयर में 10⁻⁻10 10⁻⁻15 क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, अब इसको तो मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब इस एल नॉट क्यूब से वी नॉट क्यूब कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वी नॉट क्यूब इक्वल टू कितना है एल क्यूब है, और इसको हम लिख देंगे 1 प्लस गामा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस इसको हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, प्लस हम कर देंगे 3 अल्फ़ा डेल्टा टी कर देंगे, यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, और इस 1 से इस 1 को हम कैंसिल भी कर देंगे, तो गामा डेल्टा टी इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आ गया। अब इस डेल्टा टी से इस डेल्टा टी को कट कर देंगे, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा आ गया। यही तो हमको करना था। तो ये देख लेना, लेकिन अल्फ़ा बीटा वाला जरूर याद करना, वो अच्छी तरह से होना चाहिए। तो जो बुकलेट में, तो बुकलेट में क्यों नहीं बनाए यहाँ पे तो स्पेस था ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो उससे कर लेना, उससे भी कर लेना। क्या उसके बाद में बुकलेट का पेज नंबर 1 खोलो। जैसे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। टेम्परेचर को जैसे हम सेल्सियस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में होता है और केल्विन में होता है, तो क्या रिलेशन है वो रिलेशन लिखा हुआ है। चलो ये हो गया, तो इसमें तुम लोग रिलेशन ही लिख लो। लिखो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और इसमें लिखना है TC अपॉन में 100 इक्वल टू TF -32 अपॉन में 180 इक्वल टू TK -273 अपॉन में 100। एक रिलेशन है। ठीक है, अब TC क्या है टेम्परेचर इन सेल्सियस, TF क्या है फ़ारेनहाइट, और TK केल्विन। अब तुम लोग मेल्टिंग पॉइंट को सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में चेंज करके बताओ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में फ़ारेनहाइट में करके बताओ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को तीनों टेम्परेचर में करके बताना है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस को, वो तो सेल्सियस पता ही है 0 डिग्री, तो उसको फ़ारेनहाइट और उसमें करके बताओ।
फ़ारेनहाइट में 32 आ रहा है। हम्म केल्विन में 271 बनता है। ठीक है। मेल्ट आइस पॉइंट पे, दैट इज मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट पे सेल्सियस में 0 डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में 32 होगा, और केल्विन में 273.15 या 273 केल्विन होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे निकाल के बताओ। कुछ नहीं करना है, देखो आइस पॉइंट, आइस पॉइंट पॉइंट तो इसमें टीसी कितना होता है, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अब हम लिख देंगे 0, टीसी इक्वल टू 0/100 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 अपॉन में 180 इक्वल टू टी के माइनस 273 अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको करो, इसको इक्वेट करो, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये 0/100, 0 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 180 0 ही हो जाएगा। तो टी एफ माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा अब इसको इससे इक्वेट करो, इस दोनों को इक्वेट करो, तो यहाँ भी हो जाएगा टी के माइनस 273 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टी के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, बस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया, कुछ नहीं किया हमने, टीसी को 0 किया, एक बार इसको इक्वेट कर दो और एक बार इसको इक्वेट कर दो, आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट है स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में 212 क्या कर लिए इसमें, फ़ारेनहाइट में 212 आएगा। अच्छा अभी तो मैं देख के बताता हूँ। सेल्सियस में है 100, फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में है 373। ठीक है, उसके बाद में है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ऑफ ए लो डेंसिटी गैस केप्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसका ऐसे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ ऐसे होता है, यानी कि 0 जैसे जैसे कैसे होता है ये बताओ, प्रेशर। अच्छा ये बताओ, ये तो आगे मैं पढ़ाऊँगा, आगे केटीजी में पढ़ाऊँगा। ये बताओ कि गाड़ी के टायर में या बाइक के टायर में एयर क्यों फिल करते हैं, उससे क्या ज़रूरी है, बताओ। क्या क्या प्रेशर, तो एयर फिल ज़्यादा कर देंगे तो प्रेशर कैसे ज़्यादा होगा, तुम बताओ। गाड़ी गाड़ी में गाड़ी हर 10 दिन पे 15 दिन पे उसमें उसका एयर फिल कराते हैं ना, क्यों कराते हैं, क्या ज़रूरी है, क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, देखो उसमें रीज़न ये चीज़ है, सुनो उसका रीज़न ये चीज़ है कि जैसे जैसे एयर मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके वाल पे कोलाइड करता है, केटीजी में मैं पढ़ाऊँगा। जैसे इस पे वाल पे कोलाइड करेगा, जैसे एयर मॉलिक्यूल तो रुका हुआ नहीं होता है, वो तो रेंडम मोशन में होता है, तो रेंडम मोशन में होता है तो सभी वाल से क्या होगा, कोलाइड करेगा, और कोलाइड करेगा तो रिबाउंस करेगा। अगर मान लो कि एक बॉल को मैं बार बार इस पर हीट करूँ तो बॉल इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, उसी तरह से एयर मॉलिक्यूल क्या होता है, वाल पे कोलाइड करता है, तो कोलाइड करेगा तो डेफिनेटली वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स अपॉन में एरिया कर देंगे तो प्रेशर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, फोर्स अपॉन में एरिया कर देंगे तो प्रेशर हो जाएगा। तो ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल हो जाएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा वाल पे, ट्यूब के वाल पे, तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, इसलिए अगर कम हवा एयर होता है तो उसका स्पीड ज़्यादा नहीं देता है। अच्छा चलो अभी हम बाद में बताएंगे, उसके समझ गए, पहले पहले अभी
अभी जहाँ पे मुझे करना है वहाँ पे करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अगर और और जो एयर मॉलिक्यूल का प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके स्पीड पे। ज़्यादा स्पीड से होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि जैसे कहा जाता है ना कि गर्मी के दिनों में कम हवा डलवाओ, होता है ना, गर्मी के दिनों में कम हवा डलवाओ, क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो एयर मॉलिक्यूल है उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। एयर मॉलिक्यूल का स्पीड ज़्यादा होगा तो चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। अगर ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल होगा तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर देगा तो ब्रस्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम प्रेशर कम करने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर कम करने के लिए या तो हम टेम्परेचर कम कर दें और नहीं तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम कर दें। तो गैस मॉलिक्यूल तो कम नहीं करते हैं। अगर मान लो कि 0 केल्विन हम कर देते हैं तो गैस मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, वेलोसिटी स्पीड कितना हो जाएगा, बताओ। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैं बताऊंगा 3/2 kb इंटू टी होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे मैं केटीजी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन, अगर मान लो कि मैं 0 केल्विन कर दूं तो उसका काइनेटिक एनर्जी एयर मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा नहीं, उस समय प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो ग्राफ गिवन है देखो यहाँ पे, ये जो ग्राफ गिवन है पेज नंबर 2 पे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो देखो -273 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, उसका स्पीड 0 हो जाएगा, यानी कि जो भी गैस मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा। तुम जितना भी, जैसे मान लो कि सब मोशनलेस हो जाएगा। अगर मान लो कि इसमें जितने भी एयर हैं, इसमें जितने भी एयर हैं, अगर सबको मैं कंडेंस कर दूं उसका साइज कितना होगा, मात्र इतना भर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो उस मान लो कि एयर जितना हम फिल किए हुए एयर, उसका टोटल का वॉल्यूम कितना होगा, इतना सा होगा, तो बस प्रेशर कम हो जाएगा। तुम जितना भी एयर मॉलिक्यूल डालवा दो प्रेशर कम ही रहेगा, ठीक है। इसलिए प्रेशर का समझ गए ना कि प्रेशर 0 कैसे हुआ, तो प्रेशर 0 हुआ -273 केल्विन पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो माइनस यहाँ भी वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 0 हो रहा है, कितना पे, -273 केल्विन पे। क्यों वॉल्यूम क्यों 0 हो रहा है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं सबको अगर कंडेंस कर दे तो सभी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो 0 डिग्री केल्विन पे सभी क्या हो जाएगा, मोशनलेस हो जाएगा। मोशनलेस हो जाएगा तो सभी रुक जाएगा, तो सबका अगर वॉल्यूम हम ले तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो तुम लोग को जैसे वैसे याद कर लेना है। मैं समझा दिया कि प्रेशर 0 -273 के 0 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर 0 क्यों हो जाएगा और वॉल्यूम 0 क्यों हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 98.4 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो फार्मूला पुट किया हूँ यहाँ पे क्या कर देना है, 98 कर देना है, और इससे इक्वेट कर दो, फिर इससे इक्वेट कर दो, कर सकते हो ना। अच्छा, उसके बाद में एक और ग्राफ है उसको भी याद रखना है, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 देखो, दिया हुआ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी सॉलिड्स हैं या जितने भी लिक्विड्स हैं जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन वाटर ऐसा है, जब 0 डिग्री से उसको हीट करेंगे तो 4 डिग्री तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करता है, कर जाता है। तो वही दिया हुआ है, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम
जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और 4 डिग्री पे क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ग्राफ में देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। फर्दर अगर उसको हम हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और डेंसिटी में सेम है, जैसे वॉल्यूम उसका डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या है, मिनिमम, तो उसके में 4 डिग्री पे डेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फर्दर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगेगा तो डेंसिटी इसका डिक्रीज करने लगेगा। तो इस ग्राफ को याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है पेज नंबर 10 पे, पढ़ के देखो ये क्या कहा जा रहा है। एक ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ ए वुडन व्हील ऑफ ग्लोब कार्ट, ठीक है। द डायमीटर ऑफ रिम एंड आयरन रिंग आर दिस दोनों गिवन है एट 20 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर शुड रिंग बी हीटेड सो दैट इट फिट द रिम ऑफ द व्हील, क्या कहा जा रहा है। दो डायमीटर दे रखे हैं, एक आयरन से और जैसे अब तो तुम लोग अब नेट पे देखोगे कि पहले बैलगाड़ी चलता था, नहीं वो घोड़ा गाड़ी। आप घोड़ा गाड़ी में देखती हो, अब तो फिर मूवी में देखोगी या नेट पे देखोगी, उसमें वुडन व्हील लगा होता है। व्हील क्या होता था, वुड का होता था, और वुड के ऊपर सरकमफ्रेंस पे क्या होता था, आयरन का बना होता था, रिंग टाइप का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं, ये मान लो कि वुड का है, ये वुड का है, इसका डायमीटर गिवन है D1, और ये है तुम्हारा रिंग, आयरन रिंग है। इसको हम फिट कर देते हैं इस पे, छोटा छोटा बनाना चाहिए। इसका डायमीटर मान लो कि D2 है, और इस रिंग को हम इस पे फिट करते हैं ताकि जब रोड पे चले तो फ्रिक्शन के चलते, अगर वुड है तो जल्दी वो इसमें घिस सकता है, इसलिए हम आयरन रिंग इस पे लगा देते हैं, ठीक है। और दोनों का डायमीटर गिवन है, जैसे D1 गिवन है तुम्हारा, D1 इक्वल टू गिवन है 5.243 मीटर, और D2 गिवन है 5.231 मीटर। क्या बोलते हैं, तो वुड को हीट करेंगे तो उसको तो एक्सपेंड नहीं करेगा, वो बहुत ही। रिंग को अगर इसको मान लो कि ये इस पे फिट कैसे हो जा सकता है, जब दोनों का डायमीटर सेम हो जाए, दोनों का डायमीटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसको जब हम हीट करेंगे, समझ रहे हो ना, तो एक इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, इसके इक्वल टू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना है अभी, 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखे, एल इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला बताया था L0 1 प्लस, इसमें क्या होगा, लेंथ ही इंक्रीज करेगा, अगर हीट करेंगे तो इसका लेंथ ही इंक्रीज करेगा। तो L0 और अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा 5.243, और ये है तुम्हारा 5.231, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हम देख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू इसमें गिवन है क्या। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में हो जा रहा है। ये गिवन है, आयरन का वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁵, तो ये गिवन है 1.2 10⁻⁵, और टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T है, इनिशियल कितना है 27 है। अब इसको सोल्व करके टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.243 अपॉन में 5.231 इक्वल टू 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁵ और T-27, ठीक है। अब रिमेनिंग काम T तो तुम सोल्व कर ही सकते हो, इतना तक नोट कर लो, और इसके बाद में सोल्व करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तो टेस्ट तुम लोगों का क्या रखे, फ्राइडे को रखे या मंडे? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मंडे का मतलब मंडे, ठीक है, इसका टेस्ट सर सॉलिड स्टेट का। ये वाली है आपकी सॉलिड नहीं है, स्ट्रेस से स्ट्रेन जिसमें मैं कराया था वो तो एकदम इजी है।